डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जम्मू कश्मीर के कद्दावर लीडर, कांग्रेस में एक लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष यानी हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर रहे। गुलाम नबी आजाद जो जम्मू कश्मीर के वजीर आला भी रहे और जिन्हें जम्मू कश्मीर के 2.5 साल को लेकर डेवलपमेंट मैन भी कहा जाता था। ट्रिपल शिफ्ट में काम का आगाज उन्होंने किया और ट्रिपल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट जम्मू कश्मीर को दिया। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में रिपीट किया और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बराबर बराबर जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के कामकाज को लेने की पूरी कोशिश की। इतने बड़े कद्दावर नेता ने एक लंबा वक्त कांग्रेस में गुजारने के बाद जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ी, पहले एक नेशनल लेवल का अलायंस का नेशनल लेवल की पार्टी बनाने की बात की और बाद में G20 को भी लीड किया। वो G20 जिस G20 के बेशतर लीडर अब राहुल गांधी के साथ हैं, इसी कद्दावर लीडर ने जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की बुनियाद डाली। उस पार्टी की बुनियाद डालने के बाद जब उस पार्टी को खड़ा करने की गुलाम नबी आजाद ने कोशिश की तो उस कोशिश को पहला झटका तब लगा जब पार्टी के बनते ही थोड़ी ही देर के बाद पार्टी के अंदर जबरदस्त हंगामा शुरू हुआ और उस हंगामे के नतीजे में 3 पार्टी के बड़े लीडर पार्टी छोड़कर चले गए। इनमें एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद थे, इनमें दूसरे बड़े लीडर बलवान सिंह थे और तीसरा लीडर जिसने गुलाम नबी आजाद की पार्टी को हालांकि छोड़ा नहीं, लंबे वक्त तक लगा कि शायद वो पार्टी में ही हैं, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उनका नाम डॉक्टर मनोहर लाल है। जब इन लोगों ने पार्टी छोड़ी, इनके पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद अपने कार्यक्रम में लगे रहे, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते रहे और इनके हम साथियों ने बार बार ये बात कही, ताराचंद को लेकर यह कहा कि जी वो तो हारा हुआ कैंडिडेट है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत ही नहीं सकता, वो कौन है, वो क्या है। तो ताराचंद को डिसमिस कर दिया गया कि जनाब ये तो फ्रिवलस, इस आदमी के पास अब कोई वोट नहीं, कुछ नहीं, तो अब क्या इसकी। और डॉक्टर मनोहर लाल को मनाने की पूरी कोशिश की, उनके घर चले गए, उनको मनाकर वहां से वापस लाए। बलवान सिंह को मनाने की कोई कोशिश नहीं की, अंदर खाने कुछ बातचीत हुई लेकिन वो बातचीत वो बातचीत कहीं पहुंची नहीं। इसी तरीके से कई और लीडर जो गुलाम नबी आजाद के साथ चल रहे थे, उन लीडरों ने पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू किया और उसके बाद एक वक्त वो आया जब यूं लगने लगा कि शायद अब कोई भी लीडर शायद पार्टी टूट जाएगी। लेकिन फिर गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा से पहले पार्टी को रीओरिएंट किया और एक के बाद एक उनकी बड़ी बड़ी रैलीज और बाकी सारा सिलसिला देखने को मिला। लेकिन अब सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि अब जब मैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को देखता हूं तो मेरे पास डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में कौन है, तो नाम आते हैं सलमान निजामी, गुलाम मोहम्मद सरूरी, RS चिब, मोहम्मद अमीन भट्ट, रियाज नाज, चौधरी इमरान जफर, उसके अलावा जुगल किशोर और उसके अलावा कुछ और लीडर हैं जो अभी भी पार्टी में बने हुए हैं। अब्दुल मजीद वानी को लेकर असमंजस है, लेकिन सूत्र यह बताते हैं कि वो कांग्रेस के संपर्क में हैं और हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अलायंस होता है और अलायंस के नतीजे में डोडा की सीट देनी पड़ जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो शायद फिर अब्दुल मजीद वानी इंडिपेंडेंट के तौर पर डोडा से चुनाव लड़ेंगे, शायद फिर वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, जो मेरी इत्तला है। सूत्र यह भी बताते हैं कि गुलजार वानी भी कांग्रेस में आ सकते हैं, संभावना है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की है। उसके अलावा चौधरी हारून खटाना जो गुलाम नबी आजाद के एक बड़े ताकतवर प्लेयर माने जाते थे, वो भी चौधरी हारून खटाना पार्टी छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं और उनका रुख नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ है। शायद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाएं, लेकिन ऑप्शन उनके पास भी है कि वो भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा मोहम्मद अमीन भट्ट को लेकर कोई खबर नहीं। मैंने कोशिश की थी उनसे राब्ता करूं, उनसे सवाल पूछूं कि आप कहां जाएंगे या आप क्या पार्टी में ही बने रहेंगे, तो कोई खबर नहीं है। स्वर्गीय बशीर नाज के सुपुत्र रियाज नाज का जहां तक ताल्लुक है, सुनने में यह आ रहा है कि वो भी कांग्रेस के दाएं बाएं ही हैं कहीं पर। चौधरी इमरान जफर को लेकर कोई खबर नहीं है,
लेकिन अभी तक है कि वो डीपीएपी में बने हुए हैं। ताज मोइनुद्दीन इस्तीफा देकर ऑलरेडी पार्टी छोड़ चुके हैं। हाजी अब्दुल रशीद डार को पार्टी ने निकाल दिया था। अब पार्टी में बचा कौन? पार्टी में बचे गुलाम मोहम्मद सरूरी, आरएस चिब, जुगल किशोर। जुगल किशोर अभी भी गुलाम नबी आजाद के साथ बने हुए हैं। तो क्या डीपीएपी, जो अब 7 से 10 लीडरों के ऊपर महदूद हो गई है, और उसके अलावा कुछ डीडीसी और कुछ बीडीसी और कुछ काउंसलर्स हैं जो अभी भी पूर्व काउंसलर हैं, जो अभी भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के साथ हैं, क्या इस सूरत में, इस हालत में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी असेंबली के चुनाव में उतरकर एक फॉर्मेडेबल और ताकतवर ग्रुप बनकर चुनाव में उतर सकता है? कौन है डीपीएपी का कैंडिडेट भद्रवाह से? मेरी जानकारी के मुताबिक एडवोकेट असलम गोनी, जो गुलाम नबी आजाद के साथ थे, अब गुलाम नबी आजाद के साथ छोड़ चुके हैं। और उसका कारण यह है कि वो जो परसेप्शन एक लोगों के बीच में क्रिएट हुआ कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी की बी टीम है, उसके चलते वो नाराज थे और उन्होंने किनारा कशी कर ली। अब आइए, किश्तवाड़ में, वहां इंदरवाल में गुलाम मोहम्मद सरूरी हैं, और उसके बाद आपको तलाश करना पड़ता है कि किश्तवाड़ में उनके पास कौन है, पाडर नागसिनी में उनके पास कौन है, उसके अलावा डोडा वेस्ट में उनके पास कौन कैंडिडेट है, रामबन में कौन है, बानिहाल में कौन है। तो आप जब तलाश करते हैं तो पता चलता है कोई भी नहीं। अशोक कुमार ने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के साथ खड़े रहे। अब आप, अगर मैं बात करूं रियासी, गुल अरनास, गुलाबगढ़ की, तो वहां से एजाज खान और मुमताज खान को लेकर यह खबर आ रही है कि वो भी शायद कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। उसके अलावा अगर रियासी के इलाके की बात की जाए तो जुगल किशोर एक बड़ा नाम है, बड़े लीडर हैं, लेकिन उनको लेकर भी अभी असमंजस बना हुआ है। क्या वो डीपीएपी में बने रहेंगे या क्या करेंगे, मुस्तकबिल क्या होगा उनका, कोई पता नहीं। गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी सुकड़ के कुछ एक लोगों तक महदूद हो गई है। गुलाम मोहम्मद सरूरी और उसके साथ कुछ और लोग हैं जो इस वक्त डीपीएपी हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि गुलाम नबी आजाद जब जम्मू कश्मीर में आए, तो अगर जो राजनीतिक सलाहकार हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो राजनीति की नब्ज को जम्मू कश्मीर में समझते हैं, जो ही गुलाम नबी आजाद आए थे, एक बात चल पड़ी थी, चर्चा हो रही थी इस पर कि एक डिस्कंटेंट है जम्मू में बीजेपी के खिलाफ, नाराजगी है बीजेपी से। उसकी स्वाभाविक है, बीजेपी सत्ता में है, सत्ता में जो पार्टियां होती हैं उनके खिलाफ नाराजगी होती है। उस नाराजगी, नाराज युवा हैं, नाराज कारोबारी हैं, नाराज ठेकेदार हैं, नाराज मुलाजिम हैं, आप जानते ही हैं। तो ये तमाम जो नाराज लोग हैं, क्या इन नाराज लोगों की नाराजगी को गुलाम नबी आजाद कैटर कर पाएंगे? क्या वो एक ऑल्टरनेटिव जम्मू में बनेंगे? और पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर गुलाम नबी आजाद इस नाराजगी को कैटर कर पाते, और चूंकि उनकी पहचान भी जम्मू संभाग के एक बड़े नेता के तौर पर है, तो पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि अगर जम्मू की बेशतर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गुलाम नबी आजाद की तूती बोलना शुरू करती, तो जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन जम्मू में थामा, वो अगर पलायन करना शुरू करते डीपीएपी की तरफ, कांग्रेस के नेता डीपीएपी की तरफ जाते, और कोई एक आधा बीजेपी का नेता भी कहता कि गुलाम नबी आजाद इज अ रे ऑफ होप, तो शायद गुलाम नबी आजाद को डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के 3 जिलों में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस सीवी के साथ जब गुलाम नबी आजाद घाटी में एंटर करते, तो शायद घाटी में भी गुलाम नबी आजाद एक बड़े नेता के तौर पर एंटर कर सकते थे, क्योंकि लोग इस समय राजनीति को समझते हैं। जो भी राजनीतिक दल यह समझता हो कि जनता मूर्ख है, जनता को समझ नहीं है, जो भी राजनीतिक दल यह समझता हो कि जनता को इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि वोट को तोड़ा जा रहा है, वोट को बांटा जा रहा है, उस राजनीतिक दल को लोग आहिस्ता आहिस्ता समझा देते हैं कि उनको सब समझ आ रहा है। अगर यह बात गुलाम नबी आजाद को भी अपने रुफका बताते कि आपकी पहचान जम्मू के एक बड़े नेता के तौर पर है, आपकी पहचान जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता के तौर पर है, आप जब एक राजनीतिक दल को यहां पर लॉन्च करें, कहीं से भी लोगों के बीच में यह बात न चली जाए कि आप प्रधानमंत्री के खास हैं या आप बीजेपी की बी टीम हैं या बीजेपी की सी टीम। अगर यह बात लोगों के बीच में चल पड़ी तो उसका आपको फायदा नहीं, नुकसान होगा। और हुआ वही। गुलाम नबी आजाद ने फोकस किया चिनाब वैली के ऊपर,
गुलाम नबी आजाद ने फोकस किया डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, इन 3 जिलों के ऊपर। गुलाम नबी आजाद ने फोकस किया अनंतनाग के ऊपर, बारामुल्ला के ऊपर, सेंट्रल कश्मीर के ऊपर। यह बात जम्मू संभाग के किसी भी बड़े नेता को, वो किसी भी धर्म से आता हो, उसको इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि आप कितना भी मेहनत करें घाटी में, जब तक आप कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, वहां के बाशिंदा नहीं हैं, आप कश्मीर घाटी में अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बना सकें या उनको कन्विंस कर सकें कि आप उनके नेता हैं, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। घाटी में नेता हुए जीएम सादिक, घाटी में नेता हुए मीर कासिम, घाटी में नेता हुए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, सबसे बड़े नेता, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, जीएम शाह, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, महबूबा मुफ्ती, सजाद गनी लोन, सैयद अल्ताफ बुखारी, ये सब नेता घाटी के ही रहने वाले। इनकी एक्सेप्टेबिलिटी कंपैरेटिवली आपसे ज्यादा है। आपको एक मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का, उस मौके के 2.5 साल के बाद जब अमरनाथ आंदोलन हुआ, उस अमरनाथ आंदोलन के नतीजे में आपकी जो साख्त को नुकसान घाटी में पहुंचा है, उस नुकसान की भरपाई अगले 40 साल भी नहीं हो सकती, ऐसे घाटी के राजनीतिक विशेषज्ञ बात बोलते हैं। वो कहते हैं संभव नहीं है। गुलाम नबी आजाद जितनी मर्जी उतनी कोशिश करें, उनको कहा जाएगा कि ये जम्मू संभाग के लीडर हैं, ये कश्मीर संभाग के लीडर नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी का फैक्टर है, इसको कोई इनकार करे कि जनाब ऐसा नहीं है, कोई ये कहे कि गुलाम नबी आजाद अगर इस लबादे में आते तो शायद लोग उनको कबूल करते, ना, ऐसा नहीं हुआ। तारीख से कोई मिसाल निकाल के लाइए जहां पर घाटी के लोगों ने, जो घाटी का आदमी नहीं हो, उसको नेता अपना माना हो या उसके पीछे उन्हें लब्बैक किया हो, उसके पीछे चल पड़े हो। आज तक नहीं हुआ, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। तो अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए गुलाम नबी आजाद अपना फोकस जम्मू संभाग के ऊपर रखते, यहां के डिस्कंटेंट, यहां की नाराजगी और यहां जो लोगों के बीच में बीजेपी के प्रति गुस्सा था, उस गुस्से को कैटर करते और एक राजनीतिक के तौर पर सोचना शुरू करते और केवल एक राजनीतिक व्यक्ति बनकर सोचते, तो राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि शायद गुलाम नबी आजाद की आज जो पोजीशन हुई है वो पोजीशन नहीं होती। ताराचंद को कोई फर्क नहीं पड़ता, न ताराचंद की कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को कोई फर्क पड़ता है कि घाटी में क्या चल रहा है। ताराचंद की कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि ताराचंद की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या चल रहा है। रमन भल्ला घाटी में क्या बयान देते हैं, इसका असर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ेगा, क्योंकि लोग पूछेंगे आप वहां जाकर यह बात बोलकर आए, कैसे बोली आपने। तो इस बात को समझना जरूरी, डायनामिक्स, पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझना जरूरी है। और फिर यह भी कि जब एक बड़ा नेता, बड़ा लीडर, जिसने लगभग 40 साल से ज्यादा केंद्र में दिए हो, कांग्रेस में अलग अलग इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहे हो, जिस आदमी ने कभी सूरज को डूबते देखा ही ना हो, जिस आदमी ने बुरे से बुरे वक्त में भी सत्ता का सुख भोगा हो। कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में सांसद थे। कांग्रेस सत्ता में थी तो गुलाम नबी आजाद थे, कांग्रेस सत्ता में नहीं भी थी तो भी गुलाम नबी आजाद थे। राजीव गांधी का पीरियड रहा हो, सोनिया गांधी का पीरियड रहा हो, इंदिरा गांधी का पीरियड रहा हो या राहुल गांधी का पीरियड रहा हो, किसी भी पीरियड में गुलाम नबी आजाद एक अनइंपॉर्टेंट आदमी रहे हों, ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। गुलाम नबी आजाद हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे। इनको लेकर मशहूर था कि ये मुख्यमंत्री बनाने और मुख्यमंत्री को उतारने वाले आदमी थे, अलायंस करने और अलायंस को लेकर फैसला करने वाले आदमी थे। गुलाम नबी आजाद का कद इतना बड़ा था कि जब वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री के तौर पर केंद्र के किसी मंत्री के पास जाकर कॉफी या चाय पीने की इनको जरूरत नहीं पड़ती, एक फोन पर ये जो चाहते थे वो करवा लेते थे। ये 2005 से 2008 तक के कार्यकालखंड को देखिए, जब ये मुख्यमंत्री थे, एक फोन पर ये सब कुछ करवा लेते थे। जब इनके एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है, उस मंत्री का इस्तीफा लेने के बाद इन्होंने सोनिया गांधी को इन्फॉर्म किया कि फला मंत्री करप्शन में इन्वॉल्व था, मैंने उसको हटा दिया है, अब आप प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी उसको हटा दीजिए, क्योंकि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो करप्शन में इन्वॉल्व है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर होगा तो यह नुकसान होगा पार्टी के लिए। फौरन उनके फैसले पर मोहर लगी, किसी ने नहीं कहा कि आपने गलत किया। तो इतने बड़े कद का नेता एक पार्टी जब बनाता है, उसके बाद उस पार्टी को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है, और उसके बाद आज उसकी पार्टी का यह हाल है कि उस आदमी के पास पार्टी के नाम पर
8 से 10 नेता हैं और इन 8 से 10 नेताओं में केवल और केवल गुलाम मोहम्मद सरूरी और जुगल किशोर 2 वो आदमी और अमीन भट्ट 3 वो लोग हैं जो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में टक्कर देने वाली पोजीशन में है। बाकी कोई आदमी किसी को टक्कर देने की पोजीशन में नहीं है। जो एक आदमी टक्कर देने की पोजीशन में था, चौधरी हारून खटाना, पार्टी छोड़ गया। और जैसे मैंने आपको कहा कि गुलजार वानी को लेकर भी खबरें यही आ रही हैं कि शायद वो भी पार्टी छोड़ने वाले। अमीन भट्ट के बारे में अभी तो कोई समाचार नहीं आया। तो ये जहां सूरत हो, इस सूरत में इतने बड़े कद्दावर लीडर का, इतनी बड़ी कद्दावर शख्सियत का अंजाम ये होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था कि इस इतने बड़े लीडर का, जिसके पास आज भी कैपेसिटी है, जिस लीडर के पास आज भी कैपेबिलिटी है, जिस लीडर के पास आज भी पोटेंशियल है कि वो आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों की या देश में अगर उसको कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलती है, उस पद पर बैठकर लोगों की सेवा कर सकता है। यह नहीं, गुलाम नबी आजाद इज नॉट अ स्पेंट फोर्स, ही कंटिन्यूज टू बी अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। लेकिन राजनीति में एक वो जो फैसला उन्होंने किया, और जो समाचार है वो भी ये भी है कि गुलाम नबी आजाद ने जो किताब लिखी, उस किताब को लेकर जो है गुस्सा और नाराजगी जो गांधी परिवार में है कि आप कोई वीडियो पर बात कह दें, आप कोई इंटरव्यू में कुछ कह दें, आप चौधरी लाल सिंह की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कुछ अपशब्द कहे, लेकिन बाद में बीजेपी में आकर वो मंत्री बने, और मंत्री ही नहीं बने बल्कि एक ताकतवर मंत्री रहे बीजेपी में। चौधरी लाल सिंह की बात कर रहा हूं मैं। तो राजनीति में लोग कोई बयान दे देते हैं, कुछ अंट-शंट बोल देते हैं, उसे राजनीतिक लोग भूल जाते हैं। ठीक है जी, एक माहौल था, एक मौसम था, उसमें उन्होंने कुछ बोला, खत्म बात। लेकिन लिखे हुए शब्द हिस्ट्री का, तारीख का, इतिहास का हिस्सा बनकर रहते हैं। वो कहता है ना, वो एक बड़े कमाल के कलमकार ने कहा, उसने कहा कि आपने बोला, उसका जख्म इतना गहरा नहीं होता जितना गहरा जख्म लिखे हुए अल्फाज का होता है। इसीलिए आज भी आप सोशल मीडिया पर कितना भी बतिया लें, बहुत बढ़िया वीडियो भी कर लें, कोई फायदा नहीं। लेकिन इसी को जब आप लिखित रूप में कहीं पर उतारेंगे और किसी को पेश करेंगे, तो यकीन मानिए कि जो शब्दों की चुभन है, वो इंसान को बहुत तकलीफ देती है। तो वो जो किताब लिखी है, उस किताब को लेकर गांधी परिवार में गुस्सा है, नाराजगी है। लेकिन ऑलरेडी गुलाम नबी आजाद साफ कर चुके हैं कि वापसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हम डीपीएपी में हैं, इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि वो सारे साथी जो गुलाम नबी आजाद के साथ मिलकर चल पड़े थे, जिन्होंने कहा था कि डीपीएपी को जम्मू कश्मीर की बड़ी जमात बनाएंगे, और एक बड़े पत्रकार ने मुझे कहा था कि ये जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री हैं, उसी दिन मैंने कहा था कि संभावनाएं बहुत कम है। साल 2008 में कहते तो मैं मान भी जाता, लेकिन ये साल 2024 है, और ये वो 2024 है जहां पर जम्मू और कश्मीर संभाग 2 खानों में बढ़ चुके हैं। यहां का वोटर, यहां के वोटर का मिजाज, यहां के वोटर की समझ 2 खानों में बटी हुई है। इन खानों में बटने के बाद अब इतना बड़ा लीडर चाहिए जो इन खानों के बीच में जो ये बांट है, ये काट है, इसको खत्म करने का काम करे। जब ये दोनों खाने एक साथ होंगे तो फिर इस तरह का लीडर दोबारा जो है राइज कर सकता है और जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी कर सकता है। फिलहाल खबर यही है कि डीपीएपी के कई लीडर पार्टी छोड़कर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर भाग रहे हैं। क्या गुलाम नबी आजाद इनको रोक पाएंगे? क्या गुलाम नबी आजाद को हम किसी और रोल में देखेंगे? क्या गुलाम नबी आजाद को केंद्र उस तरीके से इस्तेमाल करेगा जो इस्तेमाल गुलाम नबी आजाद का होना चाहिए, जिस आदमी में आज भी राजनीतिक कैपेबिलिटी और पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है? उस आदमी का आज यह हाल हो कि पार्टी बनाने के कारण कुछ लोगों के साथ चलकर आज उसकी सूरत के उसकी पार्टी में दिखाने के लिए केवल कुछ चेहरे बाकी हैं। देखते यह हैं कि डीपीएपी में आने वाले दिनों में क्या होता है।